हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में और सॉलिड्स को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होंगे जिसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कोई पर्टिकुलर रेगुलर अरेंजमेंट होगी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। और जो अमॉर्फस सॉलिड्स थे उनमें रैंडमली अरेंजमेंट थी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का यहाँ हम क्लासिफिकेशन करेंगे किस बेस पर? तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो उन क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, या ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्या रहेगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? टाइप और नेचर ऑफ फोर्सेस बिटवीन their constituent particles। तो उनके जो constituent particles में किस तरह के forces प्रेजेंट होंगे और वो constituent particles किस तरह के होंगे, उसी बेस पर हम जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो कौन सी है वो 4 कैटेगरीज? वन इज आयनिक solids, second is covalent solids, third is metallic solids and fourth is molecular solids। तो ये सभी, तो ये चारों के चारों क्या हैं? ये सभी हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो एक तो बात रहेगी इनमें सभी में जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनकी कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी 3 डायरेक्शंस में, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो इस वीडियो में हम इन सभी 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और लास्ट में इन्हीं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे और उनके क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर को आप कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आयनिक सॉलिड्स को। तो आयनिक सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। आयंस कौन से? कैटायंस एंड एनायंस। तो जो ये कैटायंस और एनायंस इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे आयनिक सॉलिड के, उसमें जो नेचर ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कैटायंस और एनायंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। तो ये सॉलिड्स आयनिक सॉलिड्स क्या होंगे? हार्ड होंगे और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें? सॉल्युबिलिटी।
तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स होंगे वो सभी सॉल्यूबल होंगे इन वाटर। अब बात करेंगे इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी सॉलिड स्टेट में। इट मीन्स दे आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। लेकिन यही आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कब? जब ये रहेंगे इन मोल्टन और लिक्विड स्टेट में। और कब करेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट? जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाएगा। तो जब इनको वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। या इन आयनिक सॉलिड्स को अगर हम मेल्ट कर देते हैं, लिक्विड स्टेट में लेके आ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट रहेगा ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या रहेगा? दे शैटर ऑन हैमरिंग। जब इन पर हम हथौड़े से चोट लगाते हैं, चोट मारते हैं, तो ये आयनिक सॉलिड्स छोटे छोटे पीसेज में बिखर जाते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या रहेंगे? NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, 7H2O, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। तो ये अपने आयनिक सॉलिड्स होंगे जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। हमें ये याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे अब कोवलेंट सॉलिड्स को। तो जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं, जैसा नाम से दिखाई दे रहा है हमें कोवलेंट सॉलिड्स, तो इन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। और कौन से होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे कोवलेंट सॉलिड्स के एटम्स। और एटम्स आर बॉन्डेड टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स। अब जो एटम्स हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो ये सॉलिड्स क्या रहेंगे? हार्ड रहेंगे। उनका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। और जैसा इनके बीच में हम देख रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या रहेंगे? इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो कोवलेंट सॉलिड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट, दे आर इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से हम इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन सॉलिड्स में हमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि यहाँ पर जितने एटम्स होंगे उस कोवलेंट सॉलिड में उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सभी इन्वॉल्व होंगे कोवलेंट बॉन्ड बनाने में। तो इसके कौन कौन से एग्जांपल्स रहेंगे कोवलेंट सॉलिड्स के? डायमंड, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है? ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। किसके लिए? क्योंकि ग्रेफाइट क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जो उसके कार्बन एटम्स होंगे उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। सिलिकॉन कार्बाइड, ये क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड है। और क्रिस्टलाइन
सिलिका। क्रिस्टलाइन सिलिका क्या होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज। तो जो क्रिस्टलाइन सिलिका है वो भी क्या है, ये कोवलेंट सॉलिड है। अब थर्ड टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है अपना मेटेलिक सॉलिड्स। तो जिस तरह से नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे मेटल्स जो सॉलिड स्टेट में होंगे वही क्या होंगे, मेटेलिक सॉलिड्स। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स। और जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे इनसे अलग वो क्या रहेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और ये सारा कुछ हमें किस थ्योरी से पता चलता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल क्रिस्टल्स। मेटल क्रिस्टल्स उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे किसी मेटल के वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस और कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। एंड दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द मेटल क्रिस्टल। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं इस पूरे मेटेलिक सॉलिड में कहीं भी। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो नेचर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा या जो बॉन्ड रहेगा उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स। अब ये मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और यही मेटेलिक बॉन्ड वीक भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ कर्नल्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड बाय ईच मेटल एटम। तो अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो मेटेलिक सॉलिड्स क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। अगर वही मेटेलिक बॉन्ड किसी मेटेलिक सॉलिड में वीक है तो वो मेटल सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई मेटल हार्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। अगर कोई मेटेलिक सॉलिड जिसमें वीक मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है वो सॉफ्ट होगा तो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो ये सॉफ्ट और हार्ड नेचर ऑफ metals depends on the strength of metallic bond, and the strength of metallic bond depends on the size of kernel and mobile electrons provided by each metal atom. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी इसकी, they are thermal and electrical conductor। वो हीट को भी कंडक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक सॉलिड इज दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। वो मैलिएबल भी होंगे और डक्टाइल भी होंगे। उन मेटल्स की हम शीट भी बना सकते हैं और उन मेटल्स को हम थिन वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स होंगे जितने भी मेटल्स होंगे इन सॉलिड स्टेट एंड ऑल एलॉयज आर लाइंग इन मेटेलिक सॉलिड कैटेगरी। तो जितने भी मेटल्स होंगे और एलॉयज हैं वो सभी के सभी क्या रहेंगे, मेटेलिक सॉलिड्स। अब लास्ट है अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।
और यहाँ पर भी हमें देखने से पता चल रहा है ऐसे सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे क्या, मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइन हैं और जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या हो सकती हैं, नॉन पोलर भी हो सकती हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग molecules. So depending on the type of molecules present in a molecular solid, there are three types of molecular solids: non-polar molecular solids and polar molecular solids, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो हमें तीन तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मिलते हैं। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या रहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल्स में कोई पोलैरिटी नहीं है तो उनके बीच में जो नेचर ऑफ फोर्सेस होंगे वो क्या रहेंगे, वीकेस्ट होंगे, और वो क्या रहेगा, डिस्पर्सन फोर्सेस। और डिस्पर्सन फोर्सेस क्या है, वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। और वीकेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, वो सॉफ्ट होंगे। सॉफ्ट होने से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो लो रहेगा, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे। अब इनके एग्जांपल्स क्या रहेंगे, O2, H2, आर्गन सॉलिड, CO2 जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सभी एग्जांपल्स होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। तो अब हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे। नाम से ही पता चल रहा है हमें पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में जो नेचर ऑफ फोर्सेस रहेंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या रहेंगी। अब पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट होगा, तो जो फोर्सेस रहेंगी वो डाइपोल अट्रैक्शन रहेगी। और डाइपोल अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये सॉफ्ट होंगे। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लाइटली हार्डर होंगे, किससे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। अब सॉफ्ट हैं तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई रहेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। और यही पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनके एग्जांपल क्या होंगे, SO2 और HCl। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, पोलर हैं,
और इनकी पोलैरिटी होने के कारण इनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहेगी। तो ये था पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और लास्ट बचता है अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब लास्ट में बचता है अपना हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जिस तरह से यहाँ पे भी हमें नाम से पता चल रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, वो अगर सॉलिड स्टेट में हैं तो उनको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स जिनमें इन विच द हाइड्रोजन एटम is bonded to highly electronegative elements नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें नाइट्रोजन के साथ, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ, तो वहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हैं, क्योंकि इन 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिससे वो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। तो नेचर ऑफ फोर्सेस क्या रहेंगे, नेचर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे ये क्या रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, बट हार्डर देन नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो, इन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, लेकिन वो ज़्यादा रहेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में। तो दीज सॉलिड्स आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो सॉलिड्स होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इनके जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, अमोनिया, वाटर, HF एटसेट्रा। तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ख़त्म होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्लासिफाई करना है इन सभी सॉलिड्स को कि ये किस तरह के सॉलिड्स होंगे। और सेकंड क्वेश्चन में यहाँ स्टेटमेंट दी गई है और उनसे रिलेटेड कुछ क्लूज़ हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसका आंसर देना है कि ये किस तरह का सॉलिड है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन भी है, उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इसी के बेस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये हम यहाँ पर किस तरह के सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कमेंट सेक्शन में सेंड करना होगा और आप देख सकते हो कि अगर आपने इनको सही तरह से समझा है, पढ़ा है, तो आप इनके आंसर्स भी इजीली दे सकते हो, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसी तरह के हमें देखने को मिलते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।